हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। हम एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हेरिडिटी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एनसीईआरटी के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेरिडिटी क्या होता है, पहले हमें ये जानना है कि हेरिडिटी और जेनेटिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में, और हेरिडिटी का एक्चुअल में मीनिंग होता है ऐसे ट्रेड्स जो पेरेंट्स से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिले हैं वो कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, हेरिडिटी पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, अब वेरिएशंस क्या होते हैं, इस चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले हेरिडिटी, ये चैप्टर का नाम है, तो हेरिडिटी का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, ऐसे कैरेक्टर्स जो अपने पेरेंट्स से आप लोगों को मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास होते हैं उसी को हेरिडिटी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशन, जैसे आप है और आपका कोई ब्रदर है या सिस्टर है, वो क्या आप जैसा दिखता है एग्जैक्टली? कुछ डिफरेंस होता है ना। जो सिबलिंग्स होते हैं उनमें भी कुछ डिफरेंस होता है, हालांकि पेरेंट्स सेम है, आपका और आपके भाई के पेरेंट्स सेम है, स्टिल आपके और आपके भाई में दिखने में कुछ डिफरेंस है, उसी को वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाना, जो अलग चीज़ें दिखती हैं उसी को हमने वेरिएशन कहा है। देखिए इधर, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल में डिफरेंस होना। हर एक इंसान एक सा नहीं दिखता, कुछ कुछ उनमें क्या होता है, डिफरेंस ज़रूर होता है, वो सब देखने में एक जैसे नहीं लगते, उसी को हमने वेरिएशन कहा है। ठीक है, ये टर्म्स आनी चाहिए आपको, तभी ये चैप्टर क्लियर होगा। उसके बाद कुछ टर्म्स जो मेंडल एक्सपेरिमेंट जब किया था उन्होंने, उससे पहले हमें जाननी है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब ये टर्म्स हमें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो कुछ टर्म्स जैसे ट्रेट और कैरेक्टर्स, उन्होंने क्या किया था, कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर एक कैटेगरी होती है। क्या कैटेगरी होती है? जैसे हाइट एक कैरेक्टर है और एक कैटेगरी में आता है। ठीक है, और क्या, कलर एक कैटेगरी में आता है। बट हाइट के जो फॉर्म्स होंगी अलग अलग, हाइट की 2 फॉर्म्स हो सकती हैं पी प्लांट में, जैसे बताया उन्होंने, टॉलर, ड्वार्फ, वो क्या होते हैं, वो उसके ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर है या फिर इसको हम कैटेगरी बोलते हैं, एक कैटेगरी की 2 फॉर्म हो सकती हैं, जो भी फॉर्म्स होंगी वो उसको ट्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो पी प्लांट में एक कैटेगरी के 2 ट्रेट है, जैसे हाइट के 2 ट्रेट है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। क्लियर? इसको हम कैरेक्टर कहते हैं किसी फीचर को, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती हैं, ट्रेट कहलाती हैं। आई होप ये क्लियर हो। उसके बाद जब भी कोई ट्रेट होगा, ठीक है, कैरेक्टर की 2 फॉर्म है, एक कैरेक्टर की 2 फॉर्म है। पी प्लांट के अंदर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हैं, एक ट्रेट डोमिनेंट होता है, एक ट्रेट रिसेसिव होता है। ठीक है, तो जो ट्रेट डोमिनेंट होता है वो क्या होता है, वो अपने आप को रेसेसिव के सामने शो करता है, वो रेसेसिव को शो नहीं होने देता अपने सामने, उसी को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। डोमिनेंट ट्रेट ज़्यादा पावरफुल होता है, वो रेसेसिव को अपने सामने शो नहीं होने देता, एक्सप्रेस नहीं होने देता है, उसी को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और रेसेसिव वाला डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं हो पाता, जब वो अकेला होगा वो सिर्फ तभी डोमिनेट होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको रेसेसिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, एक बड़ा बच्चा है 10th क्लास में है, एक छोटा बच्चा है 3rd क्लास में है, तो क्या 3rd वाला बच्चा 10th क्लास के बच्चे के सामने अपनी मर्जी चला पाएगा, अपने मर्जी के काम कर पाएगा? नहीं, वो उसको करने ही नहीं देगा 10th वाला, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, ज़्यादा पावरफुल है। जब तक वो छोटा बच्चा बड़े के साथ में है अपनी मर्जी के काम नहीं कर सकता, बट वो जब छोटा बच्चा अकेला होगा तब अपनी मर्जी के काम कर पाएगा। ठीक है, तो जो बड़े कैरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े ट्रेट्स होते हैं, वो अपने आप को डोमिनेट करते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जो छोटे होते हैं उन्हें हम रेसेसिव कहते हैं, वो अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाते हैं, अकेले में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, डोमिनेंट के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट। एलील्स क्या होते हैं? सबसे पहले एलील जानने के लिए आपको जीन पता होना चाहिए। जीन क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? अभी मैंने बताया, ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अब हेरिडिटी की यूनिट जीन है, मतलब जीन ही एक ऐसी यूनिट है
जो कैरेक्टर्स को पास करा रही है। ठीक है, डीएनए आप लोग जानते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब वही पेरेंट से दूसरी जनरेशन में जाता है। ठीक है, अब जो डीएनए है उसकी कुछ पार्ट पे इंफॉर्मेशन होती है, कुछ पार्ट पे इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जिस पार्ट पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसी को हम जीन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या होता है जीन? ऐसा यूनिट और डीएनए की जहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है वही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अब जीन की दो फॉर्म हो सकती है। ठीक है, जीन की भी दो फॉर्म हो सकती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक जीन है, इसकी दो फॉर्म है, कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी इसका एक एलील है। इसकी दो फॉर्म, जीन की दो फॉर्म ही एलील कहलाती हैं, जीन की अलग अलग फॉर्म्स ही एलील कहलाती हैं। क्लियर? तो जब भी एलील पेयर में होंगे उसको हम जीन बोलेंगे। ये एक एलील है कैपिटल टी, स्मॉल टी भी एक एलील है, और पेयर में हम इसको जीन बोलते हैं। और जीन क्या होता है? यूनिट होती है हेरिडिटी की। कहाँ प्रेजेंट है? क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं फैक्टर्स क्या है। मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल। मेंडल को पता नहीं था जीन क्या होता है तो उन्होंने उसको नाम फैक्टर दे दिया था, बाकी बात जीन की ही की थी। चलिए आगे देखते हैं जेनेटिक क्रॉस टर्म्स। अब हम कुछ क्रॉस पढ़ेंगे, है ना, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। पहले होते क्या है क्रॉस, हमें ये पता होना चाहिए क्या होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे क्रॉस जो वन ट्रेट के बीच में क्या कराते हो? क्रॉस कराते हो। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होते हैं जहाँ पर सिंगल ट्रेट का क्रॉस कराया जाता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में टू ट्रेट्स का क्रॉस कराया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ये। ठीक है, चलिए कुछ टर्म्स और हैं जो हमें पढ़नी है, जैसे हाइब्रिड क्या होता है, व्हाट इज हाइब्रिड। ये जब तक टर्म्स आप लोगों को नहीं समझ आएंगी ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, इसलिए टर्म्स पढ़नी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड एक क्या होता है? मिक्सचर को हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, किसी चीज का मिक्सचर हाइब्रिड कहलाता है। जैसे ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है, जब दो डिफरेंट पेरेंट हैं अलग अलग और उससे जो ऑफ स्प्रिंग बना वो मिक्सचर बना है दो पेरेंट का, उसको हमने क्या बोला है? इट इज अ हाइब्रिड। बहुत सिंपल है। ठीक है, F1 जनरेशन क्या है? अभी जब हम ये क्रॉस बनाएंगे मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस, तब हम जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पुनेट स्क्वायर क्या होता है ये भी हम तभी पढ़ेंगे, क्या होता है पुनेट स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स, जैसे रेशियोज। जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं? जीनोटिपिक रेशियो जो जीन्स होते हैं उसका रेशियो जो आएगा वो जीनोटिपिक रेशियो होगा। इसको हम क्या विजिबल नहीं कर सकते, जीन और जीनोटिपिक रेशियो विजिबल नहीं होते हैं। ये सिर्फ हमें कब पता चलेगा? जब हम क्रॉस बनाएंगे। बट फिनोटिपिक रेशियो हम देख कर ही बता सकते हैं। जैसे अब हमने क्रॉस कराया है, उसकी जो जनरेशन होगी उसमें कैसे कैसे प्लांट बनेंगे वो जो हमें दिख रहे हैं, हाइट उसकी जो है, जो किसी की शॉर्ट है किसी की टॉल है, जो हमें दिख रहा है वही रेशियो होगा फिनोटिपिक रेशियो। एग्जाम्पल, 3 प्लांट टॉल है एक ड्वार्फ है, तो ये फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो 3:1 का जो रेशियो है वो फिनोटिपिक है। बट जो उसके जीन्स होंगे वो हमें दिखते नहीं है, वो विजिबल नहीं होता, उसका रेशियो होता है जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये कुछ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो दिया है, जीनोटाइप दिया है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का दिया है। ये सब जब हम क्रॉस बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, वही अभी जो समझाया मैंने। जीनोटाइप क्या होता है? जीन्स को हम जीनोटाइप कहते हैं जो विजिबल नहीं होते, और फिनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस से ही हमें पता चल जाते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप्स के कितने टाइप है देखिए, एक होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस किस कंडीशन में बोलते हैं? होमोजाइगस का मतलब है जब दो टाइप के जो एलील है, एक पेयर ऑफ जीन है वो सेम होता है। मतलब जीन जो होता है वो एक पेयर को बोलते हैं, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये? होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कब होगी? जब ये दोनों एलील अलग हो जाते हैं, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, ये कैसी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस। कुछ क्लियर हुआ? क्या होता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन? होमो का मतलब होता है सेम, तो जब एलील दोनों सेम होते हैं एक जीन के पेयर में, उसी को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। और जब ये दोनों अलग अलग दिखते हैं उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे कुछ हमें देखने हैं। मेंडल्स के लॉ। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। कौन कौन से लॉ दिए थे? सबसे पहले उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 लॉ उन्होंने दिए थे।
ठीक है ना। ये 3 लॉ, ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे? फर्स्ट, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए पढ़े जाते हैं। कौन से क्रॉस के लिए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम लोग पढ़ते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग पढ़ते हैं कब? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग पढ़ते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे, एक बार यहीं पर देख लेते हैं, फिर हम जब क्रॉस पढ़ेंगे तब हम एक बार और इन लॉस को गो थ्रू करेंगे। फिलहाल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वो अपने आप को डोमिनेट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। रेसेसिव के सामने भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा ही वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? कहता है एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। एलील्स क्या थे? एलील्स हम लोग जानते हैं क्या थे? कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों एक एलील है। एलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जैसे मानो ये एक कैपिटल टी है, दूसरा भी कैपिटल टी है। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ना तो ये इस पे डिपेंड करेगा और ना ही ये इस पे डिपेंड करेगा। दोनों ही एक दूसरे की बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी ही मर्जी से क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, मतलब एलील सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली ये सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी सेम है, बट ये किस चीज़ के लिए बना है? ये बना है ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अभी हमने क्या कहा था? एलील्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एलील की बात करता है, बट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट ट्रेट्स की बात करता है। ठीक है, ट्रेट्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा था ट्रेट्स क्या होता है। हाइट क्या है? कैरेक्टर है, उसके 2 ट्रेट होंगे, क्या क्या? टॉल और ड्वार्फ। तो जो ट्रेट होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे, जब हम पेयर में ट्रेट्स लेते हैं तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते कभी भी, और इंडिपेंडेंटली पास हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अभी हम आगे क्लियर करेंगे और लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है, अभी हम जब क्रॉस पढ़ेंगे तब एक बार और क्लियर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ क्रोमोसोम, आप लोग जान ही चुके हैं, पीछे चैप्टर में भी पढ़कर आए हम लोग। ठीक है, डीएनए कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और डीएनए की हाईली कॉइल्ड फॉर्म को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। क्लियर? देखिए, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैरिंग जीन्स, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जीनोम क्या होता है? अच्छा, जीनोम एक नई टर्म है। जीनोम क्या होता है? जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म, उसमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जीनोम कहते हैं। कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोम कहते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंसान है, ह्यूमन बींग है, या फिर कोई भी एनिमल है अलग, ठीक है, उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा कंप्लीट, उसी को हम जीनोम बोलेंगे। ठीक है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम क्या है? ऑटोसोम क्या होता है? नॉन सेक्स क्रोमोसोम। कितने पेयर होते हैं? ये 22 पेयर होते हैं ह्यूमन बींग के अंदर, और बाकी 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है। टोटल पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। ये तो सबको पता ही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखना है? आगे पहले हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो मेंडल था उन्होंने क्या किया था? मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, सभी को पता है। ठीक है, जब उन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक, क्या कैरेक्टर्स लिए थे? ये कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं जो उन्होंने लिए थे। अब जो कैरेक्टर है उनके ट्रेट होते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं, है ना। एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव ट्रेट होता है। तो इनके जो ट्रेट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, क्वेश्चन आता है इधर से, और फिर हमें उसके ट्रेट्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। ठीक, चलिए सीड शेप, उन्होंने ली थी सीड की शेप। सीड की शेप, सबसे पहले जो मटर होता है, मटर के अंदर दाने होते हैं कुछ, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? सीड। तो उसी की शेप की बात हो रही है यहाँ पर। सीड शेप कैसी ली थी उन्होंने? ठीक है, एक डोमिनेंट थी, एक रेसेसिव थी। कैसी कैसी थी? एक डोमिनेंट, एक रेसेसिव। तो डोमिनेंट फॉर्म कौन सी थी सीड शेप की? राउंड थी डोमिनेंट फॉर्म। और रेसेसिव शेप कैसी थी? रिंकल्ड थी। ठीक है, ये याद होना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से।
चलिए सीड कलर कैसा डोमिनेंट था? सीड कलर डोमिनेंट था येलो। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ये जो पोड कलर है, ठीक है, ये जो पोड कलर है ये वाला, और ये सीड कलर, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, जो सीड का कलर होता है उसमें जो डोमिनेंट होता है वो येलो होता है, और रेसेसिव होता है यहाँ पर ग्रीन। क्लियर? बट जो पोड कलर है, पोड क्या है? जब मटर अब देखते हैं ऊपर से छिलका ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, तो वही उसका डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो पोड कलर का डोमिनेंट ट्रेट होता है ग्रीन और रेसेसिव होता है येलो। ठीक है, क्लियर? फ्लावर कलर कैसा होता है? पर्पल यहाँ पर डोमिनेंट होता है, पर्पल या फिर वॉयलेट, और यहाँ पर वाइट रेसेसिव होता है। फ्लावर की पोजीशन क्या होती है? फ्लावर की पोजीशन होती है, डोमिनेंट होती है एक्सियल, और यहाँ पर होती है टर्मिनल। ठीक है। प्लांट की हाइट आप सबको पता है, टॉल और ड्वार्फ। पॉड की शेप कैसी होती है? पॉड की शेप होती है इन्फ्लेटेड, डोमिनेंट और कंस्ट्रक्टेड, रेसेसिव। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने लिखकर बताए हैं। तो आपको याद करने हैं कैरेक्टर्स और उनके डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम एनसीईआरटी के थ्रू देखेंगे चैप्टर क्या बताता है। ठीक है, एनसीईआरटी में हेरिडिटी आप लोग समझ चुके हैं क्या है। ऐसे कैरेक्टर्स जो हेरिडिटी वो होती है जब कैरेक्टर्स पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, उसी को हमने हेरिडिटी बोला है। ठीक है, चलिए वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट। अभी हमने क्या देखा था पीछे चैप्टर में? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होते हैं वहां पर नए इंडिविजुअल जो बनते हैं दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट, है ना। सिमिलर है बट डिफरेंट भी है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड। वेरिएशन कैसे आता है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि वेरिएशन क्या है और कैसे आता है। इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमने पढ़ा था कैसे वेरिएशन आ रहा है, फिर हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे वेरिएशन आता है। चलिए, एंड the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction. If we observe a field of sugarcane, we find very little variation among the individual plants, but in a number of animal including human being which reproduce sexually, quite distinct variation are visible among different individuals, है ना। तो हमने क्या देखा था, जो वेरिएशन है उस वो ज़्यादा किस में आता था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता था, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस भी किया गया था। आगे देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या क्या कहा है इस पैराग्राफ में? इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन, है ना। प्रीवियस जनरेशन मतलब जो हमारे पेरेंट्स से हमको कैरेक्टर्स मिले उसकी बात हो रही है, एंड सबटल चेंज इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। अब जो न्यू जनरेशन है जब वो रिप्रोड्यूस करेगी तब क्या वेरिएशन आएंगे? ऑफ कोर्स वेरिएशंस आएंगे, है ना। तो द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। इसका क्या मतलब है? ये जो फर्स्ट, मानिए यहाँ पर ये देखिए ये फर्स्ट जनरेशन है, अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेकेंड जनरेशन है उसमें कुछ वेरिएशन आएंगे, फिर जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो थर्ड जनरेशन है उसमें फर्स्ट जनरेशन से भी कुछ अलग वेरिएशंस आएंगे। इसी तरीके से जनरेशन टू जनरेशन कुछ ना कुछ वेरिएशन आते रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, फिगर 8.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन इफ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस एज हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, the four individual bacteria generated would be very similar। यहाँ पर उसने कहा है अगर एक सिंगल इंडिविजुअल क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे, और जो उससे नेक्स्ट वाली जनरेशन होगी उसमें भी कुछ ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन DNA।
copying. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rules of inheritance, है ना. ये किसकी बात हो रही है? अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिंगल पेरेंट क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो देखिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलते हैं. यहाँ सिर्फ इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये रेड है और नीचे वाला पार्ट ग्रीन है. नेक्स्ट जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं. दिख रहा है आप लोगों को, है ना. तो ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है. बट अगर यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, ये वाला जो सिंगल पेरेंट है ये दूसरे पेरेंट के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन करता और नेक्स्ट जनरेशन बनती, तो हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होता है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में. अब डू ऑल दीज वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ. क्या जो वेरिएशंस आते हैं उनका इक्वल चांस होता है सर्वाइव करने का? Depending on the nature of variation, different individual would have different kind of advantages. अब हमेशा वेरिएशन क्या होता है, ज़रूरी नहीं है वो पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी वेरिएशंस हो सकते हैं, है ना. ये चीज़ें मैंने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ाई है, रिप्रोडक्शन चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहाँ ये सब बातें हम कर चुके हैं. क्या बातें इस सब के बारे में, वेरिएशन कैसे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशंस आते हैं, और क्या वेरिएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या वो निगेटिव भी हो सकता है. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में. बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. मतलब ज़रूरी नहीं कि वेरिएशन हमेशा पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा वेरिएशन आ रहा है. चलिए आगे देखते हैं हेरिडिटी क्या है. द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल of similar design. The rules of heredity determine the process by which trait and characteristics are reliably inherited. ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, वही जो हमने अपने पेरेंट्स से लिए हैं उसको इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. We know that a child bears all basic feature of human being, however it does not look exactly like parent, and human population show a great deal of variation. वही बात है, वेरिएशन जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें सब चीज़ें सिमिलर है. लाइक हर किसी के 2 कान है, हर किसी के 2 हाथ है, सबके 2 पैर है, 2 आँखें हैं, बट स्टिल वो अलग दिखते हैं, सेम नहीं दिखते. वही वेरिएशन होता है. ठीक है, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं. रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, जैसे मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. The rules of inheritance of such traits in human being are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both parental and maternal DNA. इसका क्या मतलब है, जो एक चिल्ड्रन होता है, एक बच्चा होता है, ठीक है, उसको दोनों ही पेरेंट से क्या मिलता है, ट्रेट्स उसके पास होते हैं जो दोनों पेरेंट्स से आते हैं उसके अंदर. इधर देखिए, ये फादर है और मदर है, इनके पास ब्लैक हेयर है और ग्रीन आईज हैं. इनके पास ब्राउन हेयर है और ब्लैक आईज हैं. अब क्या होगा, इनका जो बच्चा है, ठीक है, उसके पास फादर से ब्राउन हेयर आते हैं और मदर से ग्रीन आईज आती हैं. तो वेरिएशन आया है नहीं, है ना. तो जो इनका बच्चा है उसके पास अपने फादर के कुछ ट्रेट्स आए हैं, अपनी मदर के कुछ ट्रेट्स आए हैं, दोनों का मिक्सचर होके वो एक नया इंडिविजुअल बन गया है, जिसको हमने क्या कहा है, इसमें कुछ वेरिएशंस आ गए हैं. ये अपनी फर्स्ट वाली जनरेशन की तरह नहीं है. ठीक है, इसी में हम लोग क्या कहते हैं, यही होते हैं वेरिएशन. और वेरिएशन में जो दोनों फादर और मदर होते हैं, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. मेंडल वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी एगो. ठीक है, चलिए यहाँ पर, अच्छा ये देखिए, ये फिगर 8.2 यहाँ से क्वेश्चन आता है. यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, पहले हम एक्टिविटी देखते हैं. ये ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग ईच. फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब्स ऑफ पेरेंट्स टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास. ठीक है, correlate the earlobe type of each student with that of their parents. Based on this evidence, suggest a possible rule for the inheritance of earlobe types. ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखा है. फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब, ये वाले कौन सी ईयर लोब है, ये फ्री है, और ये अटैच्ड ईयर लोब है. ये जो ईयर लोब होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक फ्री होते हैं
दूसरे अटैच्ड होते हैं, है ना। आप लोग जब ध्यान से देखेंगे अपने आसपास के लोगों को देखिए, किसी के ईयर लोब फ्री होते हैं और किसी के बिल्कुल अटैच्ड होते हैं। तो द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयर लोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड इन सम ऑफ अस एंड नॉट in others. Free and attached earlobes are two variants found in human population. ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन में दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक फ्री लोब का मिलता है और दूसरा अटैच लोब का मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये मेंडल की बात हो रही है 1822 से 1884। ठीक है, मेंडल वॉज एजुकेटेड इन मॉनेस्ट्री एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। Failure in the examination for a teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quest. He went back to his monastery and started growing peas. ये कौन थे, ये फादर थे एक चर्च में, ठीक है ना, और ये क्या करते थे, वहाँ पर ही अपने चर्च में ही एक्सपेरिमेंट करते थे, मटर के उस पर प्लांट पर, पी प्लांट पर ये एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, मैनी अदर हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन पीज एंड अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation. तो इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स और साइंस का यूज़ करके कुछ एविडेंसेस दिए थे, कुछ बताया था, हेरिडिटी, जेनेटिक्स वगैरह के बारे में सब चीज़ें इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में साइंटिस्ट नहीं थे और इन्होंने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, इतनी बड़ी डिस्कवरी की है। ठीक है, जिन्होंने इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। उन्होंने क्या किया था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या 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 कैरेक्टर्स थे, अभी हमने पीछे देखा 7 कैरेक्टर्स की बात हुई थी। ठीक है, उनके 2 ट्रेट्स, सबके 2 ट्रेट्स थे, जैसे राउंड रिंकल्ड सीड, टॉल शॉर्ट प्लांट, वाइट वायलेट फ्लावर एंड सो ऑन। ही टुक पी प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो कैरेक्टर्स होते हैं पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको नोट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया, कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया। ठीक है, क्यों लिया इन्होंने पी प्लांट। सबसे पहले जो पी प्लांट होता है उसको क्रॉस कराना इजी होता है, वो छोटा है, बहुत कम जगह पर हम उसको क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, इजीली उसके कैरेक्टर्स को नोटिस कर सकते हैं। उसके कैरेक्टर्स को नोटिस करना बहुत इजी है ना। जैसे इन्होंने कैरेक्टर्स को नोटिस किया था, जैसे हाइट, सिर्फ 2 ही टाइप के ट्रेट उसमें प्रेजेंट है, एक ड्वार्फ एक टॉल, तो उसको नोटिस करना बहुत इजी था। कलर भी 2 टाइप के ट्रेट प्रेजेंट थे सिर्फ। ठीक है ना, पॉड के और उसके सीड के, येलो ग्रीन, दोनों में ही अलग अलग डिफरेंस, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तो नोटिसेबल होते हैं सारे कैरेक्टर्स, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। और क्या, ये सेल्फ पॉलिनेशन से बचाया जा सकता है और अपनी मर्जी से जब चाहे क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया था। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, अब देखिए उन्होंने क्रॉस कराया। ठीक है, क्या क्रॉस कराया उन्होंने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। उसमें उन्हें क्या पता चला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने क्या किया, होमोजाइगस कंडीशन में क्रॉस कराया था। ठीक है, कौन सी कंडीशन है ये, होमोजाइगस कंडीशन है, ये पेरेंटल जनरेशन है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन ली थी पेरेंटल जनरेशन की। अब होमोजाइगस का क्या मतलब है, ये डोमिनेंट कैसे होंगे, ये दोनों डोमिनेंट है और ये क्या शो करेगा, टॉल। ये क्या है, रेसेसिव, और ये कैसे होंगे, ड्वार्फ। ये होमोजाइगस है। जब होमोजाइगस कंडीशन होती है तो सेम टाइप के एलील बनते हैं, है ना, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। ये दोनों क्रॉस होके क्या बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ जो कंडीशन बनी, दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में पॉसिबिलिटी होती है किस चीज़ की, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। ठीक है, यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है,
यहाँ पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर ये वाला ट्रेट है ये अपने आप को शो करेगा और ये क्या बनाएगा, टॉल बनाएगा। ठीक है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ जब होमोजाइगस कंडीशन नहीं होती, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं होती, जब होमोजाइगस कंडीशन होती है तब क्या बन सकता है, या तो टॉल बनेगा या ड्वार्फ बनेगा, बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा टॉल प्लांट ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, टॉल प्लांट बनता है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, टॉल प्लांट बनेगा। क्लियर, दिस इज F1 जनरेशन। अब आगे क्या होगा, ये F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस कराया इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, F1 जनरेशन को क्रॉस कराया जाएगा। जब F1 जनरेशन क्रॉस होगी मतलब कैपिटल T स्मॉल t को कैपिटल T स्मॉल t से ही क्रॉस कराएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ कैसे गैमेट वो बनने चाहिए, एलील्स कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, ये बनने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाते हैं एक स्क्वायर, इसके थ्रू हम लोग क्या देखेंगे, इसका क्रॉस देखेंगे। ये होता है पिनेट स्क्वायर, इससे हम इजी बना सकते हैं क्रॉस को। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो टाइप के एलील्स बने हैं, कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ भी दो टाइप के एलील है, कैपिटल T स्मॉल t। अब हम क्रॉस को बहुत इजी बना सकते हैं इससे, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर कैपिटल T बनेगा, यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t बनेगा, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t बनेगा और यहाँ स्मॉल t बनेगा। क्लियर हुआ, दोबारा देखते हैं इसको, चलिए एक बार और देखते हैं। ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन कैसी होती है, होमोजाइगस कंडीशन में होती है, मतलब कैपिटल T क्रॉस करेगा स्मॉल t से। कैपिटल T कैसा शो करेगा, टॉल, और ये करेगा ड्वार्फ। ठीक है, अब जब ये क्रॉस करेंगे, क्योंकि होमोजाइगस है, दोनों से सेम टाइप के एलील्स बनेंगे और यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, और ये कैसा होगा, ये होगा टॉल। तो F1 जनरेशन में हमने क्या नोटिस किया, जितने भी प्लांट होंगे वो सब कैसे होंगे, टॉल प्लांट होंगे। ठीक है, जितने भी प्लांट हैं सब के सब टॉल हैं, और जो उनका जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, वो होगा हेटेरोजाइगस। ठीक है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप के टॉल प्लांट बनते हैं F1 जनरेशन में। मतलब रेसेसिव वाला जो ट्रेट है वो आता तो है बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि डोमिनेंट वाला उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कभी भी डोमिनेंट वाला ही हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कभी भी रेसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि F1 जनरेशन में हर एक जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है, इसीलिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा, और सारे प्लांट टॉल बनेंगे। ठीक है, अब F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया तो सेल्फ क्रॉस किया कैपिटल T स्मॉल t। अब यहाँ पर F2 जनरेशन बनेगी। F2 जनरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं पिनेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बनाया, पिनेट स्क्वायर बनाया। ये बॉक्स कितने बनाए हमने, क्योंकि यहाँ पर 4 एलील बने इसलिए हमने 4 बॉक्स बनाए हैं, एक कैपिटल T, एक स्मॉल t, एक कैपिटल T, एक स्मॉल t। अब इनको क्रॉस करिए, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। कैपिटल T डोमिनेंट है तो कैसे होंगे सारे प्लांट, टॉल। यह हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ भी टॉल, यहाँ पर भी टॉल, और यहाँ पर ड्वार्फ। क्लियर, इतना समझ आया। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर 2 टाइप के रेशो हमें पता होने चाहिए, एक जीनोटिपिक रेशो और दूसरा फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो क्या है, वो रेशो जो जीन्स के थ्रू हमें मिलेगा। ठीक है, देखिए कैपिटल T और कौन से कैसे जीन है, कैपिटल T स्मॉल t, और ये भी कैपिटल T स्मॉल t, और एक है स्मॉल t। तो कितना होगा, कैपिटल T कितने हैं 1, दूसरा कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं 1 2, तो 2, और यहाँ पर स्मॉल t है 1। तो जीनोटाइप रेशो कितना हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 1:2:1। अब फिनोटाइप रेशो क्या होगा, अब ये जीन्स ये हटा दीजिए, ये ठीक है, ये जो इनको हटा दीजिए, ये होगा फिनोटाइप रेशो। ठीक है, ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो। क्या है फिनोटिपिक रेशो, टॉल 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 ड्वार्फ। तो क्या हुआ, टॉल और ड्वार्फ। टॉल कितने हैं, टॉल है
3 और ड्वार्फ कितने हैं 1। दिस इज फिनोटिपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबको आना चाहिए। और ये क्या बताता है, ये बताता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F1 जनरेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट बनते हैं, ड्वार्फ प्लांट नहीं बनते। डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, ये है लॉ ऑफ डोमिनेंट जो हमने देखा था। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा था मोनोहाइब्रिड का, सॉरी मेंडल का। तो ये वही लॉ है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ते हैं वो F1 जनरेशन से हमें पता चलता है, और वो ये है F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट बनेंगे, ड्वार्फ नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, हाँ यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये F1 ये क्या दिया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया है। ठीक है, ये क्या बताया हमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया है। देखिए टॉल और शॉर्ट को जब उन्होंने क्रॉस कराया तो क्या बना, सारे के सारे टॉल ऑफ स्प्रिंग बने, सब टॉल है ना। बट इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी वालों को की सेल्फिंग कराई तो क्या बना, 3 टॉल बने और 1 शॉर्ट बना। ठीक है, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सिंगल ट्रेट की बात हो रही है। ठीक है, जब ये ट्रेट पेयर में लिए जाएंगे तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, what happens when pea plants showing 2 different characteristics rather than just one are bred with each other? What do the progeny of a tall plant with round seed and a short plant with wrinkled seeds look like? ये कह रहा है, अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, वहां पर सिंगल ट्रेट हम लोग लेके क्रॉस करा रहे थे, बट अगर हम उसको पेयर में लेंगे तो क्या होगा, मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस कराने की उसने बात की है। अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, पेयर में लेते हैं ट्रेट्स तो क्या होगा। ठीक है, they are all tall and have round seeds. Tallness and round seeds are the dominant traits. But what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self-pollination? A Mendel experiment will find that some F2 progeny are tall plant with round seeds and some were short plant with wrinkled seeds. However, there would also be some F2 progeny that showed new combination. अब यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस में, अच्छा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे वहाँ में कोई न्यू कॉम्बिनेशन तो नहीं मिल रहा था, या तो टॉल या ड्वार्फ, जो पेरेंटल कंडीशन थी वहीं वहाँ वो सभी चीज़ें मिल रही थी। बट जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं F2 जनरेशन में, वहाँ पे पेरेंटल के साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशंस भी हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे करना है और हमें क्या न्यू कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग। चलिए देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। ठीक है, पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, कैसे हेरिडिटी का मैकेनिज्म वर्क करता है। सेल्यूलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, ये तो सबको पता है ना। जो डीएनए है वो इंफॉर्मेशन सोर्स हो चुका है, सॉरी इंफॉर्मेशन सोर्स है। डीएनए क्या है, एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। चलिए आगे, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। ऐसा पार्ट जो प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमने उसको क्या कहा है, जीन कहा है। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है, कैसे ये प्रोटीन कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अच्छे से पढ़ लीजिए। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस, एक टॉलनेस का एग्जाम्पल दिया है एज अ कैरेक्टरिस्टिक। वी नो दैट प्लांट हैव हॉर्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, जहां पर जो किस चीज को कंट्रोल करेंगे, ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। अब जो प्लांट की हाइट है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, प्लांट के हार्मोन पे डिपेंड करेगी। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। मतलब कितना हार्मोन बन रहा है उस पर प्लांट की हाइट डिपेंड करेगी। ज़्यादा हार्मोन ज़्यादा हाइट, कम हार्मोन कम हाइट। कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। अब एक एंजाइम है जो इस हार्मोन को बनाने में एक रोल प्ले करता है, ठीक है, एंजाइम पे डिपेंड करेगा। इफ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो ज़्यादा हार्मोन बना पाएगा और प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। बट अगर वही एंजाइम ऑल्टरेशन आ जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो हार्मोन कैसा बनेगा, कम बनेगा और प्लांट की हाइट कैसी होगी, शॉर्ट होगी। दिस जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट।
ठीक है. इफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, द बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. We have discussed the issue in the previous chapter. Both parent can help determine the trait in the progeny. Both parent must be contributing a copy of same gene. This means that each pea plant must have two sets of all genes, one inherited from each parent. For this mechanism we work, each germ cell must have only one gene set. इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, जो इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, दोनों ही पेरेंट मेल और फीमेल जो है, मदर और फादर, दोनों ही इक्वली क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, सेम जीन के लिए. दिस मीन्स दैट ईच प्लांट मस्ट हैव टू सेट्स ऑफ ऑल जीन. तो इसका क्या मतलब है, सबके पास दो सेट होने चाहिए जीन के, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, दोनों एक एक पेरेंट से आया हुआ. इस मैकेनिज्म, फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क, ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट. इस मैकेनिज्म को काम कराने के लिए वन जीन सेट होगा. आगे क्या होगा, हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल टू कॉपीज दैट ऑल अदर सेल इन द बॉडी हैव. इफ द प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड अ सिंगल होल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, देन द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन इन फिगर 8.5. अब देखते हैं, चलिए डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है. ठीक है, पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है, इसमें हम ट्रेड्स का पेयर लेते हैं, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ये एक पेयर है ट्रेड का. कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है राउंड को और वाई रिप्रेजेंट करता है येलो को. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है सीड की. ठीक है, ये सीड की बात हो रही है. वहीं पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. अगर ये राउंड को कर रहा है तो ये रिंकल्ड को करेगा और ये ग्रीन को करेगा. ठीक है, ये हो गया पेयर ऑफ ट्रेड. अब हम इन दोनों का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे. दिस इज पेरेंटल जनरेशन. ये कौन सी जनरेशन होगी जब क्रॉस होगा? पेरेंटल जनरेशन. पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस होता है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ये क्रॉस करता है स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ. अब यहाँ पर क्या होगा, होमोजीनस है, यहाँ पर ये भी होमोजीनस है, तो यहाँ कैपिटल आर होगा, यहाँ भी कैपिटल वाई होगा, यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई. और यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनेगा. ठीक है, ये क्रॉस होकर अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये क्या बना, F1 जनरेशन. F1 जनरेशन सेल्फ क्रॉस होगी. यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का सेल्फ क्रॉस करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ. यहाँ क्या क्या गैमेट बनेगा, यहाँ पर बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. सेम यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब जब ये आपस में क्रॉस करते हैं उससे पहले गैमेट बनाते हैं. यहाँ पर क्या गैमेट बनेंगे, सारे गैमेट यहाँ पर बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ. अब कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. सेम यहाँ पर बनेंगे क्या क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. सेम. अब इन दोनों की क्या होगी, अब हम इनको क्या कराएंगे, आगे क्रॉस कराएंगे, क्योंकि ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है. हमें आंसर कैसे लेकर आना है, पेयर ऑफ ट्रेड में लेकर आना है. ठीक है, अभी ये पेयर ऑफ ट्रेड्स नहीं बने हैं, अभी सिर्फ गैमेट बन रहे हैं. F1 जनरेशन को जब हमने क्रॉस कराया, ये F1 जनरेशन का क्रॉस हो रहा है, क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन. यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है F1 जनरेशन का, तो ये इस टाइप से गैमेट बनाता है. अब फर्दर ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इसको करते हैं पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में. ठीक है, यहाँ जो गैमेट्स बने थे, क्या क्या बना था यहाँ पर, इसको उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे. यहाँ रखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. ठीक है, सेम इधर, क्योंकि यहाँ दो सेम गैमेट बने थे वहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. ठीक है, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं. कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई विच इज़ राउंड और येलो. ये कैसा है,
राउंड और येलो है। ठीक है, कैसा है ये? राउंड और येलो है। ठीक है, अब अगेन कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन राउंड येलो होगा, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या होगा, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेट होगा। ठीक है, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये अगेन राउंड एंड येलो, फिर से राउंड येलो। ठीक है, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन राउंड येलो, हेट्रोजाइगस कंडीशन है बट स्टिल राउंड येलो बिकॉज डोमिनेट करेगा आर और वाई। आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन राउंड येलो। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, अब ये तो राउंड होगा बट स्मॉल वाई रेसेसिव कंडीशन में है तो ये हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमें क्या मिला है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें मिला है ग्रीन, तो ये हो गया राउंड ग्रीन, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या करना है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन राउंड येलो, दोनों ही डोमिनेंट है। फिर स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये तो राउंड होगा बट अगेन क्या हो जाएगा, स्मॉल है तो ग्रीन हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। इसको फिर से हाईलाइट कर लेते हैं, ग्रीन, इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन। क्लियर? तो 2 राउंड ग्रीन मिले हैं हमें अभी तक, बाकी सारे राउंड येलो मिले हैं। आगे देखते हैं क्या मिलेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, अगेन राउंड येलो मिलेगा, है ना? चलिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन राउंड येलो मिलेगा। फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इस बार थोड़ा अलग मिलेगा, क्या? ये होगा रिंकल्ड और येलो, ये क्या होगा, रिंकल्ड येलो। तो हम इसको हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग है, हम इसको हाईलाइट करते हैं येलो से बिकॉज इट इज रिंकल्ड येलो। ठीक है, रिंकल्ड येलो। चलिए नेक्स्ट है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अब ये तो रिंकल्ड है, अगेन ये क्या है, येलो है, रिंकल्ड और येलो, लेट्स हाईलाइट दिस अगेन, इट इज रिंकल्ड येलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, अगेन राउंड येलो। ठीक, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये तो होगा राउंड बट होगा ग्रीन, तो राउंड ग्रीन हमें एक और मिल गया, इसको हम ग्रीन से हाईलाइट करते हैं, इट इज राउंड ग्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बनेगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, विच इज अगेन रिंकल्ड येलो, है ना, रिंकल्ड येलो मिलेगा, इसको हम येलो से हाईलाइट करते हैं। अगेन लास्ट में हमें क्या मिलेगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, अब ये रिंकल्ड है और ग्रीन है, ये कैसा है, रिंकल्ड और ग्रीन, इसको हम हाईलाइट करते हैं अलग से ग्रीन कलर से। ठीक है, ये मिला हमें रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, चलिए अब हम इसका रेशो देखते हैं क्या होगा, इसका रेशो क्या होगा, एक होगा राउंड येलो, क्या होगा, राउंड येलो
और राउंड येलो के बाद हमें मिला था राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन और हमें मिला था रिंकल्ड येलो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें राउंड येलो देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो कितने मिले हैं हमें? 9, तो इसका रेशो है 9। ग्रीन, राउंड ग्रीन कितने मिले हैं हमें? 1 2 3। राउंड ग्रीन हमें मिले हैं 3। फिर रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले हैं? रिंकल्ड ग्रीन है 1 और रिंकल्ड येलो हमें मिले थे 1 2 3। रिंकल्ड येलो हमें मिले थे 3। तो ये रेशो होता है 9:3:3:1। यहाँ पर ये रेशो होता है। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली है, ये जो है राउंड और येलो, ये पेरेंटल जनरेशन से आए हैं। कहाँ से आए हैं? पेरेंटल जनरेशन से आए हैं। और कौन आया है पेरेंटल जनरेशन से? ये रिंकल्ड और ग्रीन। पीछे देखिए इधर, रिंकल्ड और ग्रीन कहाँ से आया है? ये वाला, ये पेरेंटल जनरेशन में था रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो कौन मिला है हमें और पेरेंटल जनरेशन से? ये रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला है? पेरेंटल जनरेशन से मिला है। कौन? रिंकल्ड ग्रीन। तो ये भी क्या है? पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन से कितना मिला है हमें? 9:1। दिस इज पेरेंटल। हाइब्रिड क्या है? ये है हाइब्रिड। ठीक है, ये क्या है? हाइब्रिड। ये नई रेशो बनी है विच इज राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो क्या थी? पेरेंट्स के पास प्रेजेंट नहीं थी, इसके लिए नया रेशो बना है विच इज हाइब्रिड। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पेरेंटल रेशो कितना है? जब हमने डाइहाइब्रिड का रेशो देखा है तो 9:1 पेरेंटल रेशो से आया है, पेरेंटल जनरेशन से ही आया है। बट जो नया हाइब्रिड बना है विच इज 3:3। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन में होता है, हम ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। वी हैव डिस्कस्ड द आइडिया दैट द टू सेक्सेस participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, दो अलग अलग सेक्सेस क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। Different species use very different strategies for this. Some rely entirely on environmental uses. Thus, in some animals, like a few reptiles, the temperature at which fertilize, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो सेक्स होता है वो गैमेट्स पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग्स विल बी मेल और फीमेल। ठीक है, और कुछ एनिमल्स जैसे स्नेल की बात हो रही है, वो इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। वहाँ पर भी जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता। क्वेश्चन आता है स्नेल और रेप्टाइल्स के ऊपर। ठीक है, रेप्टाइल्स टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और स्नेल जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होते, वो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। सबको पता है ये। इन अदर वर्ड्स द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइडेड वेदर वी विल बॉय और गर्ल। अब ये किस पर डिपेंड करता है? मेल होगा या फीमेल, ये मेनली डिपेंड करता है मेल के ऊपर। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज जो मेल्स होते हैं उनके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन के क्रोमोसोम्स है, बट फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है। तो इनकी कोई भी ये जो फीमेल्स होती हैं ये डिसाइड नहीं करती हैं कि जो आने वाला बच्चा है वो मेल हो या फीमेल हो। बट ब्लेम किसको किया जाता है? आज भी सोसाइटी में फीमेल को ब्लेम किया जाता है अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती है, आज भी। ठीक है ना, आज की कंडीशन भी ऐसी है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम बनेंगे वो सिर्फ X क्रोमोसोम बनेगा। ये मैटर ही नहीं करता कि सेक्स क्या होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है मेल। यहाँ पर जो जीन्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, सॉरी, यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यहाँ पर या तो XX बनेगा और ये भी डिपेंड करेगा कि X किससे आ रहा है, Y आ रहा है मेल से या X आ रहा है। अगर मेल आएगी तो गर्ल चाइल्ड होगा, अगर X आएगा तो गर्ल चाइल्ड होगा, अगर Y आएगा तो मेल चाइल्ड होगा। ठीक है ना, बॉय होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पीछे चलिए। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव अ मैटरनल एंड अ पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर्स। ठीक है ना, तो
22 पेयर कैसे हैं, मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम होते हैं, बट 1 पेयर जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वो हमेशा अलग होता है। वोमेन के पास परफेक्ट पेयर है। परफेक्ट पेयर का क्या मतलब है, जिसके पास दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम है। तो परफेक्ट पेयर किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है, विच इज XX, बट मेन हैव अ मिसमैच्ड पेयर इन विच वन इज नॉर्मल साइज्ड X while the other is a short one called Y। ये क्या इंपॉर्टेंट है, जो Y क्रोमोसोम है वो छोटा होता है X क्रोमोसोम से। सो वोमेन आर XX while men are XY। नाउ कैन वी वर्क आउट व्हाट इनहेरिटेंस पैटर्न X and Y विल बी, ठीक है ना। ऑल चिल्ड्रन इनहेरिट X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। तो सेक्स डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, फादर है, ना कि मदर है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, और फॉलो करिए स्कॉलर्स स्टडी अड्डा को। थैंक यू सो मच।